वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज हम जानेंगे बुलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट लॉस। ये लॉ वो लॉ है जो बुलियन अलजेब्रा पे अप्लाई होते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक लॉ है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बुलियन अलजेब्रा के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन अभी आपको मैं रिकॉल करा दूं तो बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि केवल दो ही नंबर्स को डील करती है, दो ही नंबर्स से किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करती है। वो दो नंबर होते हैं हमारे 0 और 1। 0 और 1 मीन्स फॉल्स। 0 का मतलब है फॉल्स, ऑफ और लो। 0 को हम किस किस केस में लेते हैं? फॉल्स के केस में, ऑफ के केस में और लो के केस में। और वही हम बात करें 1 की, तो 1 को हम लेते हैं ट्रू, ऑन और हाई। मीन्स कोई चीज हमें ट्रू बतानी है, ऑन बतानी है और हाई बतानी है, तो हम उस केस में लेंगे 1 को। तो हम इसमें सारे के सारे काम केवल 0 और 1 की वैल्यू से ही करते हैं। तो ये हमारी होती है बुलियन अलजेब्रा। इसका यूज हम अपनी लॉजिक गेट्स में करते हैं। और लॉजिक गेट्स आपको नहीं पता है अगर, तो आप लॉजिक गेट्स से पहले वाली वीडियो में जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट लॉज की। तो बुलियन अलजेब्रा में जो लॉज अप्लाई होते हैं, अब हमें पता चल गया कि वो लॉज केवल 0 और 1 के साथ ही होंगे। ठीक है, अब केवल 0 और 1 ही हमारी वैल्यू रहेंगी इन लॉ में। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस क्या कहता है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा एक लॉ है जिसमें हम कुछ भी ऐड करें, मीन्स अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो आंसर वही रहेगा जो हमने जिसमें ऐड किया है, और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करें 1 को तो आंसर हमारा वही रहेगा जिसमें हमने उसे मल्टीप्लाई किया है। अब कैसे, देखो आप एक्सप्रेशन इसका। तो ये लॉ कहता है कि दिस लॉ से What happens when you do on a boolean operation with 0 और 1? 0 और 1 के साथ हमने क्या किया? पहले आइडेंटिटी फॉर और के लिए किया और गेट। और गेट में क्या होता था हमारा? और गेट में हमारा ऐड होता था। और गेट में क्या होता था हमारा? ऐड होता था। तो एडिशन किया हमने। तो हम बहुत ही सिंपल है, जैसे हम बचपन से मैथ्स लिख के आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज में 0 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? आंसर वही आता है जिसमें हमने उसे ऐड किया। वैसे ही हमने यहाँ किया गया है कि ए में हमने 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आया हमारा? ए आया। आंसर क्या आएगा हमारा? ए आएगा। तो वही आइडेंटिटी लॉ हो गया हमारा, क्योंकि जिसमें हमने ऐड किया था आंसर हमारा वही आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिटी फॉर एंड। अब एंड गेट में क्या होता था हमारा कि एंड गेट में हमारा मल्टीप्लाई होता था। अब मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी चीज में करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो वैसे ही सॉरी, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पर वही आएगी वैल्यू जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमने ए मल्टीप्लाई 1 किया तो क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। ठीक है, तो बस आपको यही दो आइडेंटिटी लॉस याद करने हैं, जिसमें पहला ये है कि ए में हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए। उसकी आइडेंटिटी कायम रही। कैसे रही? कि उसमें कुछ भी हमने 0 ऐड किया, 0 ऐड किया तो अभी उसकी जो आइडेंटिटी थी वो सेम ही रही। ठीक है, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को, तो वो 1 उससे मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी सेम ही रही। क्या रही? ए रही। तो जब हमने ए में 0 को ऐड किया तो क्या आया? ए आया। और जब हमने ए में मल्टीप्लाई किया 1 को तो क्या आया? ए आया। ठीक है, बस यही हमारा बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिटी लॉस है। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ हमारा कहता है नल लॉस। अब नल लॉस क्या कहते हैं? नल लॉस का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो कि ये लॉ कह रहा है कि अगर हम कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, मीन्स और करें या एंड करें, तो इसकी वैल्यू, जिस भी वैल्यू को हमने किया है वही आंसर के रूप में आए। कैसे? जैसे अगर हमने पहले वाले लॉ को पढ़ा था, पहले वाले लॉ को पढ़ा था, तो इसमें तो आइडेंटिटी उसकी कायम थी, आइडेंटिटी उसकी मेंटेन थी। मीन्स जिस भी हमने डिजिट को प्लस किया था या मल्टीप्लाई किया था, वो उस पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं डाल पाई थी, जिससे कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, है ना। लेकिन यहाँ नल लॉ ये कहता है कि हमें एक वैल्यू को और करना है और एक वैल्यू को एंड कराया, और उन वैल्यूज में उन्होंने इफेक्ट डाल दिया हमारे ए पर। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें एक्सप्रेशन
फर्स्ट की, जिसमें कि और किया गया है किसी वन को। तो जब हमने ए को वन के साथ ऐड कराया तो आंसर क्या आया, वन आया। मीन्स जो ए है ना उसकी वैल्यू नल हो गई, उसकी वैल्यू कुछ रही नहीं, वन के आगे उसकी चली नहीं। ठीक है, वन के आगे उसकी चली नहीं तो वन ही आंसर रहा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नल लॉ है। अब नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड नल लॉ की, तो एंड कराया है हमने, एंड करा हमने एंड करा हमने किसका, जीरो का। जब हमने एंड कराया जीरो से ए और जीरो का एंड कराया, मीन्स मल्टीप्लाई कराया। तो जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है जीरो। आंसर क्या आता है, जीरो। तो इस तरीके से हमारी जो ए की वैल्यू है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाई और इसकी वैल्यू नल रह गई, इसकी वैल्यू नल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नल लॉ काम करता है, जिसमें हम किसी वैल्यू को, एक वैल्यू को यानी कि वन को ऐड करा रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है, वन, और मल्टीप्लाई करा रहे हैं ए में जीरो का तो आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। तो इस तरीके से हमारा नल लॉ काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ को, जिसे हम डोमिनेंस लॉ या फिर एब्जॉर्प्शन लॉ भी कहते हैं। अब क्या है ये, जैसे आपको इसके नेम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा लॉ है जिसमें किसी चीज की डोमिनेंस हो रही होगी, किसी चीज की डोमिनेंस हो रही होगी, जिसे हम एब्जॉर्प्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है ये लॉ। पहले तो कि हम सेम वैल्यू का, सेम वैल्यू मीन्स ए का क्या कराएंगे, और कराएंगे। फिर हमने एक ए का क्या कराया, एंड कराया, तो आंसर क्या मिला, हमें ए ही मिला। मीन्स ए की डोमिनेंस रही, ए की डोमिनेंस रही। ये जो एडिशन वाला या और वाला सिंबल है और जो एंड वाला सिंबल है, ये इस पे कोई विशेष इफेक्ट नहीं डाल पाया और ए की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाया। तो हमारी जो ए की वैल्यू है उसकी डोमिनेंस रही, उसने अपनी वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो ये इस लॉ की विशेषता है। तो ए प्लस ए, जब हमने ए को ए से एडिशन कराया तो क्या आया हमारा, या फिर हमने ए को ए से और कराया तो क्या आया हमारा, ए ही आया। जब हमने ए को मल्टीप्लाई ए कराया या फिर ए को एंड कराया ए के साथ तो क्या आया आंसर, हमें ए ही मिला। तो इस तरीके से हमारे डोमिनेंस लॉ कहता है कि किसी भी वैल्यू को जब हम उसके ही उसी की सेम वैल्यू के साथ और कराएं या एंड कराएं तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी वो डोमिनेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम फोर्थ कॉम्प्लीमेंट लॉ की। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं हमें, जैसे हमें पता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स, हमने कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसे कहाँ पढ़ा था, हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड को हमारे नॉट गेट में पढ़ा था। ठीक है, याद आया कुछ, तो वही हमारा जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो उसी से मिलता हुआ है। कैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक बोलेंगे, कोई भी हमने जैसे लेटर लिया, जैसे ए लिया हमने, तो ए को उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ और कराएंगे और उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कराएंगे। जब हमने ए को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ और कराया और उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कराया तो आंसर क्या मिलेगा हमें, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है। तो बात करेंगे जब हमने ए को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी आपको बहुतों को नहीं पता होगा, तो हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर हमारे जो ए की वैल्यू है वो 1 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि हमारे बूलियन अलजेब्रा में केवल 2 ही सिंबल्स होते हैं, 2 ही लेटर होते हैं, मीन्स 1 होता है या 0 होता है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी। बस, इससे ज्यादा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकते। तो बस, अब जब हमने एक वैल्यू इसमें, इन दोनों में एक वैल्यू कोई 1 होगी और एक वैल्यू कोई 0 होगी, तो जब हम इनका एडिशन कराएंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। इसे आप इजीली करके भी देख सकते हो, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर हमने 1 को ऐड कराया, 1 को ऐड करा किसके साथ, 0 के साथ। अब बताओ आप कितना इजी हो गया ये। जब हमने 1 को ऐड कराया 0 के साथ तो आंसर क्या मिला हमें, 1। आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल मैथ्स है। अगर हम ए को मीन्स 1 को मल्टीप्लाई कराएं 0 के साथ तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। बस यही बात तो लिखी गई है यहाँ पे। यदि हम उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कराएंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और यदि हम उसको उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे या एंड कराएंगे तो हमें उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि जब हमने 1 को ऐड कराया 0 के साथ, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में या तो 1 होगा या 0 होगा, 1 0 ही होंगे। तो अगर एक की वैल्यू 1 है और
उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो फिर 0 ही होगी। तो जब हम इनका एडिशन कराएंगे तो आंसर 1 मिलेगा। वैसे ही अगर हम एक की वैल्यू 1 होगी और एक की वैल्यू 0 होगी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो बस यही हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इतना प्यारा सा। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारे लॉ की, वो है डबल नेगेशन लॉ। अब डबल नेगेशन क्या है? नेगेशन मतलब यही जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था ना, ये वाला सिंबल जो आपको दिख रहा है ना, वही नेगेशन होता है। मीन्स हमें 2 बार कॉम्प्लीमेंट कराना है। मीन्स क्या कि अगर हमारा ए क्या है, अगर हमारे ए की वैल्यू समझो कि सपोज कर लो बस ऐसे ही, ए की वैल्यू अगर हमारी 0 है और अगर हमने इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट देखा, यानी जब हमने नेगेशन कराया तो हमें ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? ए डैश की वैल्यू मिलेगी 1। 1 मिनट में से लिख दूं पहले। तो जब हमें ए की वैल्यू अगर हमने 0 मिली और ए डैश की वैल्यू फिर हम 0 मिली, ठीक है, अगर सपोज किया हमने, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और अगर हम इनका भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगर हम इसका भी पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? उसकी वैल्यू हमें फिर क्या मिलेगी? जब हमें 1 है, 1 को फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, मीन्स 1 की वैल्यू को फिर से हमने कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया, मीन्स उसको फिर इन्वर्ट कर दिया, तो क्या आएगा? फिर 0 मिल जाएगा। वाह, क्या हो गया? देखो, जब हमने ए की वैल्यू ली 1, ठीक है, अब हम ए की वैल्यू सोच रहे हैं कि 1 है ए की वैल्यू, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट किया, क्या मिला? 0। फिर हमने दोबारा उसको कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बस यही डबल नेगेशन लॉ कहता है कि ये पूरा इसमें, हाँ, ये पूरा यही लॉ ये कहता है कि जब हम ए डबल नेगेशन करें तो आंसर हमें ए ही मिलेगा। जैसे हमने दिखा दिया कि जब हमने ए लिया 0 तो उसको नेगेशन किया तो क्या मिलेगा? 1। जब उसको दोबारा नेगेशन किया तो फिर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वही आंसर आ जाएगा हमारा जब हम डबल नेगेशन लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कम्यूटेटिव लॉ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसका बेसिक लॉ है। तो ये लॉ आपने काफी बार मैथ्स में भी सुना होगा, ये बहुत इजी लॉ है। तो पहले हम बात करेंगे यदि हमने ए और बी हमारी कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो ए और बी को जब हमने ऐड कराया या और कराया तो हमें आंसर क्या मिलेगा? बी और ए। मीन्स कैसे? देखो, यदि हम ए और बी को ऐड कराएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये बी प्लस ए के। बात तो वही है ना, जब हम दो वैल्यू को, जब ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों चीज इक्वल हो जाएंगी। यदि हम लिखें 0+1 और 1+0 तो बात क्या होगी? एक की तो होगी। वैसे ही हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे एंड कम्यूटेटिव की, तो एंड कम्यूटेटिव क्या कहेगा? बस ए और बी लिखेंगे हम और उनके बीच में एंड का सिंबल लगा देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? v मल्टीप्लाई ए। मीन्स यदि हम a इंटू वी लिख दें या v मल्टीप्लाई ए लिख दें या a एंड b लिख दें, b एंड a लिख दें, तो कोई बात नहीं होगी क्योंकि दोनों ही एकदम इक्वल होंगे, दोनों की ही बात एकदम इक्वल होगी। क्योंकि एक की वैल्यू 1 होगी, एक की वैल्यू 0 होगी। एक की वैल्यू फिर अगर हम उसको देखें तो फिर एक की वैल्यू 0 होगी, एक की वैल्यू 1 होगी। तो बात तो वही है ना, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इतने से है। नेक्स्ट अगर बात करें एसोसिएटिव लॉ की, एसोसिएटिव लॉ भी बहुत ही ज्यादा इजी लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है ये लॉ? यदि हम ए और बी को और कराएं, इन दोनों का ग्रुप बना के फिर इन्हें और कराएं, किसके साथ? सी के साथ। और कराना मतलब ऐड कराना, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? ए और फिर इनके ग्रुपिंग का सी। मीन्स और ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। क्या कह रहा है ये? और ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। मीन्स और की ग्रुपिंग कराना का कोई मतलब नहीं है, और की ग्रुप कराने से हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम ए और बी की ग्रुपिंग करा दें और कर दें फिर सी का, तो हमें आंसर वही मिलेगा। तो हमें और फिर हम इस तरीके से भी अगर उसे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही बात सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा और ग्रुपिंग डज नॉट मैटर है। मीन्स और करा दो ए बी सी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही बात इक्वल है। यदि हम बात करें एंड ग्रुपिंग की, तो एंड ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, वही बात है, यानी एंड और दोनों ही ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। तो हमने देखो यहाँ पे शो किया गया है कि ए अभी का ग्रुप किया, फिर उसको ग्रुप को सी के साथ एंड कर दिया, मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर वही आएगा। मीन्स कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमने आराम से इसे भी बता दिया कि ए हमारा फिर बी और सी को एंड कर दो तो कोई
सेम बात हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। मतलब एक बार अगर हम कहें कि ए और बी की ग्रुपिंग करके सी के साथ एंड कर दो और बी और सी की ग्रुपिंग करके ए के साथ एंड कर दो तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों ही चीज इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि और एंड के ग्रुपिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, जैसे कि इसके नाम में छिपा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा ये किसी चीज को, है ना, यही तो है इसका मतलब। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम एक्सपैंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं। मीन्स जैसे हमारा ये है, ठीक है, हमने क्या किया गया है इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले लॉ में, कि ए को क्या कराया गया है, ए को हमने मल्टीप्लाई किया गया है या एंड किया गया है बी और सी के ग्रुप के साथ, बी प्लस सी के ग्रुप के साथ। अब आप सिंपल मैथ्स अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अगर हम ए को, फिर हम इसको इस तरीके से हमारा लिखा गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए को बी के साथ रखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे और फिर ए मल्टीप्लाई सी करेंगे और बीच में एडिशन लगा देंगे, तो ये हमारा इसका लॉ का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ कहता है, ठीक है। तो यदि हम ए को एंड कराएं बी और सी के ग्रुप के साथ तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपस में और कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बना लेंगे। अगर हम बात करें और की, इसी तरीके से अगर हम बी और सी के ग्रुप को एंड करा के फिर ए के साथ और करा लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब जो ए है वो बी के साथ ऐड हो गया और फिर जो ए है वो सी के साथ ऐड हो गया और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी एंड का सिंबल, तो वह आ जाएगा। तो बहुत इजी है ये हमारे एक्सप्रेशंस, क्योंकि जो सिंपली हम यूज करते हैं बस वही है इसमें कि इन दोनों के दोनों ग्रुप में है और ये बाहर है, तो बस ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, इन दोनों के बीच में जो भी सिंबल है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो ए है ना इसे हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करेंगे हम आइडेम्पोटेंट लॉ की। अब ये लॉ क्या कहता है, दीज आर लाइक सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल जैसे कि अगर हम ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ए आएगा डुप्लीकेट और ए जस्ट ए, मीन्स उसको उसके ही डुप्लीकेट के साथ अगर हम और कराएंगे या ऐड कराएंगे तो आंसर ए मिलेगा, और उसको उसके ही डुप्लीकेट के साथ एंड कराएंगे तो आंसर हमें ए मिलेगा, मीन्स उसको उसके डुप्लीकेट के साथ और कराया तो आंसर ए मिलेगा, और उसको उसके डुप्लीकेट के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हमें ए ही मिलेगा। तो बस यही आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है। नेक्स्ट अगर बात करें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ की, जो है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। मैं क्या बताऊं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, मीन्स आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये लॉ आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको ये लॉ बहुत अच्छे से करना है। तो ये लॉ क्या कहता है, जो हमारे बहुत ही ज्यादा कन्वर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग लॉजिक गेट्स को कन्वर्ट करने में, यानी एक गेट को दूसरे गेट में कन्वर्ट करने में ये लॉ का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये इस लॉ की मदद से हम कर पाते हैं। तो जैसे हमने ए को एंड किया बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये ए के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे ही अगर हमने ए को और कराया बी के साथ और फिर उन पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई या फिर एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ का एक्सप्रेशन आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। कैसे जाना पहचाना लग रहा होगा, ये आपको कुछ याद आ रहा है कि ये हमने ये वाले एक्सप्रेशन कहाँ पढ़े थे, ये वाले एक्सप्रेशन हमने कहाँ पढ़े थे, जल्दी से सोचिए, आया कुछ याद, नहीं आया? तो ये देखिए, ये हमने पढ़ा था नैंड गेट में। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नैंड गेट में। ये एंड गेट मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। जब हम उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये उसको पूरे को इन्वर्ट कर दें, मीन्स उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। हमने ऊपर बार बनाया था, तो बस वही यहाँ पे ये नेगेशन वाला साइन बन गया, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि हम उस नैंड गेट की इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस वही है। तो हम जब इन दोनों को ए, मतलब इसका होल है ना, नेगेशन है, तो जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी हमने, जल्दी से सोचिए, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी हमारे ये पढ़ी थी हमने नॉर गेट में। ए प्लस बी किसकी इक्वेशन है, और गेट की। जब हम उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, नॉर गेट कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। आया याद, कुछ नहीं आया हो तो पहले वाली, इससे पहले की जो वीडियो है वो जरूर देखें, ठीक है। पूरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसे देखना ना भूलें, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। तो ए प्लस बी को हमने जब पूरे को कॉम्प्लीमेंट किया तो वो हमें मिलेगा नॉर गेट। तो जब हम इन दोनों का
पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, जब उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसे अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिमॉर्गन्स लॉ काम करता है। मीन्स नैंड और नॉर की इक्वेशन को जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो आप एक चीज याद रखें, इसके अपोजिट वाला साइन आएगा। मीन्स जब हम इसको, जब यहाँ पे एंड होगा तो जब हम इन्हें अलग करेंगे तो और का साइन आएगा, और जब यहाँ पे और होगा तो फिर हम इन्हें अलग करेंगे तो एंड वाला साइन आएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे लॉस हैं। इनकी समरी टेबल अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से है। इसमें सारे के सारे लॉस हैं हमारे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ये पूरे हैं आइडेंटिटी, नल, डोमिनेंस, कॉम्प्लीमेंट, डबल नेगेशन, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और डिमॉर्गन्स लॉ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी मदद हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो मेहनत की वैल्यू करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।